न्यूटन और आइंस्टाइन में एक और इख्तिलाफ टाइम पर था। टाइम रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट, ये हमारा सवाल है। न्यूटन का कहना यह था कि टाइम हमेशा एब्सोल्यूट होता है, यानी कि यूनिवर्स का एक ही क्लॉक है और हर इवेंट उस क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। जबकि आइंस्टाइन का कहना यह था कि टाइम रिलेटिव है, टाइम यूनिवर्स में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है। आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर आप स्पेस में एक क्लॉक लें और उसकी स्पीड को मेजर करें और फिर उस क्लॉक को आहिस्ता आहिस्ता लेके आएं एक ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, मसलन हम एक सियारे के पास उसको लेके आते हैं, प्लेनेट के पास जहां पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्लॉक स्लो हो जाएगा, वक्त आहिस्ता गुजरना शुरू हो जाएगा अंडर द इम्प्रेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से क्लॉक स्लो हो जाएगा, टाइम आहिस्ता गुजरना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सियारों पर टाइम आहिस्ता, वक्त आहिस्ता गुजरता है, तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? आइंस्टाइन का कहना यह है कि अगर आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं जिसमें ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है, तो आपको वक्त के आहिस्ता आहिस्ता गुजरने का एहसास नहीं होगा, वक्त के स्लो डाउन इफेक्ट जो है वो आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ स्लो हो रही है। इवन आपके ब्रेन को जो सिग्नल्स मिल रहे हैं आपकी बॉडी से वो भी स्लो हो जाते हैं। तो इसलिए उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे किसी भी इंसान को ये महसूस नहीं होगा कि उसका क्लॉक स्लो हो गया है। पर एक ऐसा इंसान जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर बैठा हुआ है और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख रहा है, वो महसूस कर सकता है कि ये बिल्ली जो कि पानी सुखा रही है ये स्लो मूव कर रही है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अगर ये देखना चाहते हैं कि टाइम स्लो हुआ है, तो हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर आकर ऑब्जर्वेशन लें। तो ये तो एक वजह थी, ग्रेविटी, जिसकी वजह से टाइम स्लो हो जाता है। और क्या वजह है? दूसरी वजह हमें आइंस्टाइन ने ये बताई कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से मूव कर रहे हैं तो आपका क्लॉक स्लो हो जाएगा, आपका वक्त गुजरना आहिस्ता शुरू हो जाएगा। और आप अगर उस रॉकेट में बैठे हुए हैं तो आप ये चीज़ महसूस नहीं करेंगे। ये चीज़ महसूस वो करेगा जो आपको एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद नहीं है। मैंने यहाँ पर आइंस्टाइन को दिखाया है जो कि महसूस कर रहा है कि इस रॉकेट में जो बिल्ली है वो स्लो मोशन में मूव कर रही है। पर अगर आप उस रॉकेट में बैठे हैं तो आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपका वक्त स्लो हो चुका है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके पास जितने भी इवेंट्स हैं वो वक्त में स्लो हो रहे हैं। इवन आपकी परसेप्शंस भी स्लो हो गई हैं और आप चीज़ों को स्लो परसीव कर रहे हैं। तो अब हम एक फेमस प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं जिसे ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है, जिससे हमें टाइम डायलेशन जो है वो और ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। हम सपोज़ ये करते हैं कि हमारे पास दो बच्चे हैं, दो ट्विन्स हैं जो कि अभी पैदा हुए हैं, और उनमें से एक को हमने रॉकेट में सवार करके भेज दिया और रॉकेट की स्पीड जो है वो 90% ऑफ लाइट है, यानी रोशनी की स्पीड के 0.9 गुना। तो अब उस बच्चे के लिए वक्त जो है वो कैसे गुजरेगा? अगर हम ये देखें तो उसका क्लॉक जो है वो स्लो हो जाएगा और वो 44% जो है उसकी स्पीड रह जाएगी। जबकि जो ज़मीन पर बच्चा था उसके क्लॉक की अगर स्पीड हम 100% लेते हैं तो जो रॉकेट में बच्चा है उसके क्लॉक की स्पीड 44%। इसका मतलब ये है कि इसका क्लॉक स्लो हो गया है। ये अगर 100 चक्कर लेता है तो ये 44 चक्कर लेता है। इसी तरीके से अगर रॉकेट की स्पीड हम बढ़ा दें और उसको 99% ऑफ लाइट कर दें तो अब उसके टाइम की, वक्त गुजरने की रफ्तार जो है वो और कम हो जाएगी। वो 44% से 14% हो जाएगी, 14% हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं उसकी स्पीड 99.9% कर दूं स्पीड ऑफ लाइट के, तो उसके वक्त जो है वो 4.5% तेज़ी से गुजरेगा। जबकि हमारे पास ज़मीन में वो 100% है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन का जो क्लॉक है वो उतनी वक्त में 100 चक्कर लगाएगा जितनी देर में रॉकेट में मौजूद क्लॉक 4.5 चक्कर लगाएगा। तो जो बच्चा रॉकेट में है उसका क्लॉक आहिस्ता मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। जबकि जो बच्चा ज़मीन पर है वो तेज़ी से बड़ा हो रहा है क्योंकि उसका क्लॉक तेज़ी से मूव कर रहा है।
जब हमारे पास ये रॉकेट 5 सालों के बाद आएगा तो ये जो बच्चा है ये 5 साल का हो चुका होगा, जो पैदा हुआ था और हमने भेज दिया था। पर जो उसका जुड़वा भाई था, ट्विन ब्रदर था, वो 105 साल का हो चुका था। तो आपको अंदाज़ा हुआ कि जो छोटा बच्चा 5 साल का था उसका क्लॉक कितना आहिस्ता मूव किया। वो बड़ा ही नहीं हुआ, उसका वक्त जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरा, जबकि जो बच्चा ज़मीन पर था उसका वक्त तेज़ी के साथ गुजरा। इसको हम ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। हमने बात ये की थी कि जब हम ग्रेविटी के अंडर आते हैं, यानी ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर ग्रेविटी हो, तो क्लॉक जो है वो स्लो हो जाते हैं। तो यूनिवर्स में ऐसी कौन सी जगह है जिसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है? आपके ख्याल में यूनिवर्स में ऐसी कौन सी जगह है जिसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है? ऐसी जगह को हम कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ बहुत शिद्दत के साथ खींचता है और उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम क्लॉक को ब्लैक होल के पास लेके जाएं तो ब्लैक होल में क्लॉक जो है वो साकिन हो जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो क्लॉक की स्पीड स्लो होते होते बिल्कुल ही रुक जाएगी। इस किस्म का एक एक्सपेरिमेंट 1971 में 2 साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने साबित ये करना था कि टाइम रिलेटिव है, टाइम चेंज हो जाता है। उन्होंने 2 क्लॉक लिए और ये उनकी आपको नज़र आ रही है, वो जहाज़ पे बैठे हुए हैं और ये एक क्लॉक का पूरा सेटअप है जिसमें वो आइंस्टाइन की इक्वेशंस जो हैं उनको भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किया गया उन्होंने 2 क्लॉक लिए और उनको सिंक्रोनाइज कर लिया। ये एटॉमिक क्लॉक थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के क्लॉक थे और वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर रहे थे। फिर एक क्लॉक को लेकर वो जहाज़ पर रवाना हो गए और उन्होंने ज़मीन के चक्कर लगाए, जबकि दूसरा क्लॉक जो है वो ज़मीन पर रहा। तो एक जो है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया और ज़मीन से दूर भी चला गया, ग्रेविटी इस पर कम अफेक्ट कर रही है। और दूसरा जो है वो ग्रेविटी में भी ज़्यादा है, उस पर ग्रेविटी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और वो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो जब उन्होंने वापस ला के दोनों क्लॉक को कंपेयर किया तो उन्हें पता चला कि जो क्लॉक ज़मीन पर था वो 100 बिलियंस पार्ट ऑफ अ सेकेंड पीछे रह गया था, यानी उन दोनों में फ़र्क आ गया था, उनकी मेजरमेंट में फ़र्क आ गया था, जिससे यह साबित हुआ कि ग्रेविटी और स्पीड टाइम को रिलेटिव बना देती है। इससे यह भी पता चलता है कि एस्ट्रोनॉमर्स जब स्पेस में जाते हैं तो उनकी उम्र कम तेज़ी से बढ़ती है। अगर एक एस्ट्रोनॉमर 1 साल स्पेस में रह के आए तो वो हमसे सेकंड के कुछ हिस्सा छोटा होता है, जबकि ज़मीन पर रहने वाले लोगों की एज जो है वो ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि उनके क्लॉक जो हैं वो स्लो होते हैं। अब इसका हमारी टेक्नोलॉजी में क्या इफेक्ट आता है टाइम डायलेशन का? हमें पता है टाइम डायलेशन 2 तरीक़ों से होती है, ग्रेविटी की वजह से और स्पीड की वजह से। जब हम जीपीएस सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और सैटेलाइट्स को 20,000 किलोमीटर की बुलंदी पर भेजते हैं तो वो तो स्पेस में होती हैं और उनके क्लॉक जो हैं वो तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, जबकि ज़मीन के जो क्लॉक है वो स्लो मूव कर रहा होता है। तो एक दिन में 7 माइक्रो सेकंड का डिफरेंस आ जाता है दोनों क्लॉक्स में और उनको दोबारा सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। अगर ये फ़र्क हम सिंक्रोनाइज ना करें तो जीपीएस सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो काम ना करे, जो कि हमारी गाड़ियों में, हमारी घड़ियों में, हमारे मोबाइल में हर वक्त हमारे पास अवेलेबल होता है। रिसेंटली जर्मनी की एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें मेजरमेंट्स ली गई टाइम डायलेशन की और एक बहुत बड़ा एक्सेलरेटर बनाया गया जो मैंने आपको दिखाया है और उसमें मेजरमेंट्स 40% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पर ली गई और जब उनको कैलकुलेट किया गया तो आइंस्टाइन की तमाम इक्वेशंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक निकली। तो अब इंसान ज़मीन पर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिससे वो टाइम डायलेशन को कैलकुलेट कर सकता है। अब उसके लिए हमें सितारों की और सैयारों की मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही।